चलिए आइए बच्चों, तो सर हम लोग अभी जो कर रहे हैं दैट इज AS16। अरे सर ये अभी तक हमने कौन कौन से एस करे बच्चे वैसे? मैंने AS12 कर लिया था, कौन सा था? गवर्नमेंट ग्रांट। देन 22 करा था वो डेफर्ड टैक्स एसेट, कर ली थी, प्रैक्टिस हो गई थी उसकी, कर लिए थे। तो अभी हम लोग कर, अच्छा स्टैंडर्ड है ये भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है बच्चे, Recording in progress. सर ये बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? देखो नाम में ही है, अगर आप कोई भी चीज बोरो करते हो, बोरो का मतलब क्या हो गया, जिस पहले जनरली लिख रहा हूँ, फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है? एएस के अंदर ना नोट्स रहते हैं तो सही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो ना थ्योरी सा लग रहा होता है, ठीक है? तो बोरोइंग्स क्या हो गई, मैंने जैसे लोन ले लिया, ठीक है? तो अगर जैसे सपोज एक छोटी सी बात, अगर हमने एक लोन लिया तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उसके ऊपर कॉस्ट क्या आती है? सबसे कॉमन इंटरेस्ट, हालांकि प्रोसेसिंग फीस भी आ सकती है। लोन अगर बाहर का फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस भी एक कॉस्ट बन सकती है। डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, मेरे को डॉलर में देना बढ़ता जा रहा है, वो तो मेरा नुकसान ही हो रहा है ना एक्सचेंज लॉस का। पर अभी मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जो बोरोइंग कॉस्ट, जिसके अंदर सबसे कॉमन चीज क्या हो गई बच्चे? इंटरेस्ट, उसकी अकाउंटिंग करनी है। बोरोइंग कॉस्ट बोले तो इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करनी है। अरे सर इसमें क्या बड़ी बात है? आप मुझे बता दीजिए इंटरेस्ट कहाँ जाता है बेटे? इंटरेस्ट की अकाउंटिंग अगर पूछूं तो AS16 बताता है कि बोरोइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है ना उसकी अकाउंटिंग क्या है। तो मेरा आपसे सवाल, किधर को जाएगा वो? PNL या कुछ और? PNL, इतना ही समझ आता है। तुमने लोन लिया, कंपनी लोन लेती है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देती है, और कहां चला जाता है वो? PNL पर। अब मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, डिपेंड करता है कि ये बोरोइंग्स आपने किस लिए ली है। अगर ये बोरोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो सर? आप बात कर लेंगे बेटे, अभी एकदम समराइज में बोल रहा हूं, पहले समझाने के एंगल से। आपने ये जो लोन लिया है, ये लोन किस लिए लिया? मैंने पर्पस अटैच कर दिया। द लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है बेटे? जिसको बनने में टाइम लगे। क्वालिफाइंग एसेट होता है जो एकदम से रेडीली अवेलेबल है, ठीक है? तो अगर तो दिस लोन is for the purpose of construction, acquisition of qualifying asset, और अब मैं लिख देता हूँ qualifying asset भी क्या होता है? Which takes more than 1 year, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1 साल का टाइम होता है for its construction। तो भैया ऐसा है, अगर तो ये लोन क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया गया है ना, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? इट विल बी एडेड, यानी कि ये जो इंटरेस्ट है, जो भी आपका खर्चा है इंटरेस्ट का, इट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ। कहने का मतलब PNL में नहीं जा रहा, एसेट की कॉस्ट बढ़ रही है बेटे। दूसरी बात कि अगर ये नॉर्मल लोन होता, नॉर्मल लोन क्या होता है समझा दूंगा, यानी कि अदर देन क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है? सो इट इज फॉर, आई मीन द लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन अदर देन क्वालिफाइंग एसेट। तो ये सीधी सी बात है, इसको आप कहां डाल देंगे? चार्ज को। इससे ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है, पर ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है AS16 जो है ये हमें ट्रीटमेंट बताता है बोरोइंग कॉस्ट में।
और हमें ये देखना पड़ता है। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी तो आपको समराइज करा मैंने, सबसे पहली चीज की बोरोइंग के अंदर क्या क्या आ रहा है। क्या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी आ रहा है? यस। क्या इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आ रहा है? यस आ रहा है। ठीक है, सॉरी प्रेफरेंस शेयर नहीं आ रहा होगा, वो कैपिटल आ जाता है बोरोइंग्स में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आ रहा होगा, बॉन्ड्स आ रहे होंगे, समझ रहे हो? तो व्हाट डू यू मीन बाय बोरोइंग में सिंपल लिखा। दूसरा, इससे रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी होती है? क्या सिर्फ इंटरेस्ट होती है या प्रोसेसिंग फीस भी होती है? प्रोसेसिंग फीस भी होती है। डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो डिस्काउंट भी मेरा खर्चा होता है, डिबेंचर्स को आप प्रीमियम पे रिडीम कर दे तो प्रीमियम भी मेरा खर्चा होता है। तो बहुत सारी चीजें कॉस्ट बन सकती है ना भाई, तो हम कॉस्ट भी देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि ये जो कॉस्ट है, या तो ये अगर ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो कैपिटलाइज हो जाएगा, एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, और अगर अदर देन क्वालिफाइंग एसेट है तो पीएनएल में चला जाएगा। मैं आपसे अभी अभी एग्जांपल पूछ लेता हूँ। मान लो मैंने एक दुकान खरीदी, खोली मोबाइल फोन, आई एम अ ट्रेडर इन मोबाइल फोन, आई विल परचेज फ्रॉम चाइना। मेरे पास एक वेंडर है जिससे भाई मेरे को उतने सस्ते दाम पे मिल रहा है, मैं कहा दुकान खोलो। ऐसे तो बोलता, लॉजिक क्या है दुकान? अगर मार्केट में हर किसी को वो सामान 5,000 का मिल रहा है, मुझे 3,000 का मिल रहा है, वैसे मार्केट खा जाऊंगा ना। दैट इज द थिंग जो बिजनेसमैन ढूंढता है। एक एज तो चाहिए ना आपको, यार सस्ता कैसे बेच रहा है सबसे। कस्टमर तो अपने आप आ जाएगा ना सस्ते के चक्कर में, उसको सही तरीके से मार्केट करोगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, अब वो बच्चे लेंस कार्ड से आपने ग्लासेस बनाए, और क्या लगता है आपको, महंगे हैं सस्ते हैं, क्या लगता है? मैं बताऊँ, मतलब 7-8 साल पहले भी उसी प्राइस पे बनते थे। तो लेंस कार्ड ने करा है भाई, मतलब उसने ऐसा नहीं करा कि मैं महंगे चश्मे बेचूंगा, समझ लो, उधर महंगे भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसकी बहुत सारी सेगमेंट ऐसी भी है जो एकदम आज भी उसी प्राइसेस पे स्टेबल है। ठीक है, जिस वजह से आपको लेंस कार्ड के आउटलेट्स पे भीड़ दिखती है। उसकी गुडविल तो है, बट वो उस गुडविल में एक्सेस चार्ज नहीं कर रहा वगैरह, नहीं भाई बेचूंगा मैं, सर जो भी तरीका। कहने का मतलब ये बच्चे, एग्जाम्पल मेरा ये था कि मैंने कालका जी में एक शॉप ली, उस शॉप में मुझे मोबाइल रखना। आपके हिसाब से कितने मोबाइल होने चाहिए शॉप, अगर ये शॉप खोलोगे? खाली सिर्फ कैटलॉग दिखा दूं और फिर बोलूं ऑर्डर मिल जाएगा, या रखने पड़ेंगे मोबाइल? कितने मोबाइल? मान लो ये शॉप है, दिस इज द साइज, मैं हर कस्टमर को केटर करूंगा, एप्पल भी रखूंगा, 10,000 5,000 जो भी रेंज है सारा रखूंगा। तो कह सकता हूँ 100-200 फोन तो रखने पड़ेंगे कम से कम। सामने सामने ऐसे 20 तो ऐसे ही लगे होंगे, कम ही बोल रहा हूँ मैं, शायद से 1000 फोन रखने पड़ जाए, 1000 फोन रखने पड़ जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, मैंने कहा भाई 1000 फोन खरीदूंगा, ठीक है, और एक फोन की एवरेज मान लो 20,000 लगा देता हूँ, कितने रुपए चाहिए मुझे मोबाइल की दुकान खोलने के लिए? 2 3 4 5 6 7 2 करोड़। उनको 2 करोड़ का तो स्टॉक रखना है, उसको बनाना, उस शॉप को 20-30 लाख रुपए 40 लाख तो ऐसे लग जाता है, घर की शॉप भी बनती है ना, ठीक है। तो उनको 2 करोड़ रुपए से मैंने लोन लिया, मैं लोन से सारा का सारा स्टॉक रिप्लेनिश कर दिया। अब क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन कितने का लिया बच्चे मैंने? 2 करोड़ का। तो बैंक ने मेरे को लोन दे दिया, और जब आप लोन लेते हो आप पर्पस बताते हो बैंक को, नहीं तो आप उसको मिसयूज कर दोगे ना। और ऑडिट भी होती है, अगर बैंक ऑडिट यही होती है, जैसे मतलब बैंक बेचता है कि देख भाई वो यूज कहाँ कर रहा है, हमने उसे 2 करोड़ दिए, उसको बोल दिखा भाई बिल दिखा, खरीदे मोबाइल नहीं खरीदे। तो 2 करोड़ का मैंने लोन लिया, मुद्दे की बात ये है क्या मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मान लो 10% है, तो साल का कितना हो गया? 2 करोड़ का 10% 20 लाख। और मेरा आपसे सवाल, ये 20 लाख रुपए क्या मेरा कॉस्ट है कि नहीं है? अब अगली मुद्दे की बात ये है, इसको मैं पीएनएल में डालूं या मैं इसको मोबाइल की कॉस्ट में ऐड करूं? Why? Exactly, it's not a qualifying asset. Qualifying asset वो होता है कि अगर आप उसको बना रहे हो या अगर आप परचेज भी कर रहे हो तो उस प्रोसेस पे भी आपको 1 साल लग जाता है। तो बेसिकली
आपको ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी बच्चे कि क्वालिफाइंग एसिड है या क्वालिफाइंग एसिड नहीं। क्लियर है बच्चे? चलिए एक बार इसको नोट कर लेना, मतलब अगर कर लेते इसमें। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ जी बच्चों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग ना देखते हैं कि सर बोरोइंग्स में क्या क्या आ रहा है, फिर हम कॉस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं एक बार। सॉरी, अरे एक एक घंटे की ब्रेक ले रहे हो रे तो बेटे, ऐसे निकलता जाएगा चैप्टर ना। जी साहब, चलिए तो एक बार ना ऐसे इन्होंने अच्छा दिया होगा, एक बार सिर्फ इंट्रोडक्शन में पढ़ना, मतलब इसमें कुछ लिखना नहीं है अभी, बट नीचे वाला लिखेंगे फिर। The objective of AS6 is to prescribe the accounting treatment for borrowing cost. It does not deal with the actual or imputed cost. आप सब बच्चे FM पढ़ रहे हो, imputed होता है वो cost of equity निकालते हैं ना, expectation of the equity shareholder। वैसे थोड़ा ना होता है भाई, तुम आज अगर तुमने equity में इन्वेस्ट करा तो क्या तुम ये उम्मीद नहीं लगाते कि मेरी कंपनी 50% से ग्रो करे? नहीं करेगी तो मैं किसी और ओनर के पास, वो तो इन्वेस्ट करना है ना, मेरे को तो उस बिजनेस पे करना है। तो बेसिकली इट डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर इसमें नहीं आएगा, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, नॉट क्लासिफाइड एज लायबिलिटी। कहने का मतलब ये है, अगर पेपर में लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लासिफाइड एज लायबिलिटी, वो कैसे होगा वो छोड़ दो आप, छोटी सी बात कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लासिफाइड एज लायबिलिटी तो ये 16 लगेगा, लग जाएगा, और नॉट क्लासिफाइड लायबिलिटी तो नहीं लगेगा। मुद्दे की बात ये है, पर्टिकुलर दे रखा और बोल रखा है क्या ये 16 में कवर्ड है, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट कवर्ड होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल कॉस्ट कवर्ड होगी? नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लासिफाइड एज लायबिलिटी, यस, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लासिफाइड एज इक्विटी। प्लीज एक बार इसको छोटा सा चार्ट बना लीजिए ना, ठीक है ना, फटाफट आप लिख लेंगे इसको। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको लिखवाऊंगा ही बच्चे, ताकि आपका सारा डेटा इसी के अंदर ही रहे। क्या हो गया? थोड़ी बाइक टूट गई, थोड़ी पूरा बर्गर निकाल दिया साथ से इससे। किसकी बाइक? किसी और से बाइक निकाल रहा था मैं, साइड में लेग गार्ड होता है ना, वो हल्का टक के टूट गई उसकी बाइक। लेग गार्ड ऊपर सिलेंडर सब जगह देखी जाके निकल सकती है नहीं। अबे निकल, मैंने से बोला तो जब आराम से फिर क्या हुआ? सर टूट गया, बंदा नीचे आ गया, नीचे साइड वाले का। अबे भाई मालिक के सामने तोड़ा है साइड वाले इसने। तो मालिक ऐसे वो हटा ही नहीं रहा बाइक अब वो बात ये करा कि अच्छा टूट गई है। वो
उसे पता है निकाल रहा हूँ मैं, खुद आके हटा नहीं रहा, कह रहा रुक जाओ, वो रुकना ही कोई नहीं कर रहा, इसने भी नहीं बोला पहली बार, कह रहा पैसे दिए उसको। किधर है कौन पैसे दिए उसको पहले वहाँ चले गए, उसके ठीक करवाने के लिए तो 1000 रुपये मांगा था, तो ठीक करवाने के लिए गए, दुकान वाला बोला 250। वो कह रहा है शोरूम में लेके जाओ, शोरूम में भाई मैंने बोला मैं एक पैसा नहीं दे रहा भाई उसने भी चेंज करानी थी, मैं बता रहा हूँ चेंज नहीं कराया, अरे कराया रुपए वाला कराया। शोरूम से करवाऊंगा मैं तो। स्प्लेंडर दी से स्प्लेंडर की तरह बुलेट से हो गया, एक तो बुलेट वाला इज्जत से बात कर रहा है कि पैसे दे रहे तेरे को। वो लोग नहीं मेरे तो शोरूम से करवाऊंगा, मैं शोरूम से करवाऊंगा, दुकान से लूंगा ही नहीं मैं। ये वाला दुकान पे जाके देख रहा है। सर शोरूम में मिलेगा कम से कम 1100-1200 का, उसमें नहीं 600 रुपये दिए थे उसको, 600 रुपये दिए हाँ। ठीक है चलिए एनीवेज पता नहीं मीटिंग में कोई यार लॉरेंस बिश्नोई करके एंटर कर रहा सलमान कौन है मेरे को? गलती से काम होता है मैंने फोटो खींच ली है मीटिंग में आ रहा था ना एविडेंस अगर मुझे कुछ हो रहा हो पता लग जाए ठीक है चलिए अब एक चीज देखिएगा बोरोइंग कॉस्ट हमने बोरोइंग्स देखी थी ना अच्छा वैसे लोन और वो सब नहीं लिखा हुआ पर एक बार जैसे इंटरेस्ट लिखा था आपने अब अगर देखिएगा जहां पे तुमने इंटरेस्ट लिखा था ना उसी के आसपास ही लिखवाऊंगा तुमको तो एक तो क्या लिख रहा है वो इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं आपने यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ ठीक है तो इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लो नहीं तो नीचे लिख लेना नाम लिख रहे हैं बस हम लोग कि किस नाम से हो सकते हैं इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस हाँ एक हाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं एमोर्टाइजेशन और डिस्काउंट या फिर प्रीमियम ऑन बोरोइंग आपको पता होगा जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है ठीक है या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है कि मैं 100 रुपये में डिबेंचर ले रहा हूँ और मैं वापस आपको 120 करूंगा तो जो 20 रुपये का खर्चा होता है ये भी क्या हो जाता है बच्चे बोरोइंग कॉस्ट में कवर हो जाता है देन उससे नेक्स्ट क्या है एंसिलरी कॉस्ट आपको पूरा एमोर्टाइजेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है एंसिलरी कॉस्ट रिलेटिंग टू बोरोइंग एंसिलरी कुछ भी हो सकती है भाई ठीक है मिसलेनियस कॉस्ट हो गई प्रोसेसिंग फीस ठीक है देन उसके बाद फाइनेंस चार्जेस फॉर एसेट एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज फाइनेंस चार्जेस भी बच्चे इंटरेस्ट होता है ठीक है फाइनेंस लीज क्या होता है ये हम AS 19 में पढ़ेंगे कुछ है ठीक है तो बस आपको नाम लिखना है और आखिरी लिख दीजिएगा प्लीज एक्सचेंज डिफरेंस कहने का मतलब ये है कि एक्सचेंज डिफरेंस ये कैसे आएगा वो बस एक बार नाम लिख लेते हैं कहिए साहब क्लियर है अभी एक बार लिखो पहले घूमते रहते हो फिर रिवाइज कराओगे अब यहाँ पे टाइम का है पहले गाड़ी रोक दी वहां पे अभी गाड़ी मुझे नहीं दे रहे सर अभी आ जाएगा समझ कुछ नहीं करा यहाँ तक क्लियर है अब आप इसके नीचे लिखिएगा क्वालिफाइंग एसेट हेडिंग डालिएगा क्वालिफाइंग एसेट प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे क्वालिफाइंग एसेट क्या लिखे बच्चे क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट tangible or intangible that take substantial period of time to get ready for the intended use or sale. टेक्निकली तो नहीं आएगा वैसे मतलब गुडविल तो इमीडिएट परचेज होती है बट तू ये कह सकता है जो फॉर्मूलाज होते हैं समझ रहे उसको तो बनाने को टाइम लगता है प्रोसेसेस ठीक है ना दोस्तों तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है बच्चे अभी देख लेंगे आप एक बार लिखिएगा प्लीज qualifying asset is an asset that takes substantial period of time to get ready for its intended use
लिख लिया यहाँ तक, फुल स्टॉप। जनरली, फुल स्टॉप, जनरली if an asset takes more than 1 year, generally if an asset takes more than 1 year to get ready for its intended use, or sale, such assets are called qualifying assets. मतलब qualifying asset ये जो substantial period of time है, मैंने उसको बस denote क्या कर दिया आपका, more than 1 year. Full stop. However, a period less than 1 year, can also be considered as substantial period of time. However, a period less than 1 year can also be considered as substantial period of time if it is proved by the management. Is also be considered as substantial period of time. आप प्रूव कर दो कि सर मेरे बिजनेस के लिए 8 महीने भी बहुत बड़ी बात है, तो मेरा जो एसेट है वो 8 महीने बना है, तो वो हो सकता है क्वालिफाइंग. However, a period less than 1 year can also be considered as substantial period of time if it is proved by the management. Full stop. In such case, such asset will be called as qualifying asset. Such asset will be called as qualifying asset. ठीक है बच्चे, तो अब मैं आपसे छोटी छोटी चीजें बोलता हूँ. जैसे फर्स्ट पॉइंट है, एक ना अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है. पीपी समझते हो फिक्स्ड एसेट होता है, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? बट लेट मी जस्ट, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ. अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है. आप मार्केट में गए 100 करोड़ का एसेट खरीद कर आ गए, आप बना थोड़ा ना रहे हो आप, तो क्या वो क्वालिफाई हुआ? नहीं हुआ. क्वालिफाइंग वो होता है भाई आप बना रहे हो और वो बनने में टाइम लगता है. अगर प्लांट एंड मशीनरी, क्यों कंपनी ऐसा नहीं हो सकता कि प्लांट मशीन बना रही है, बिल्कुल बना सकती. तो अगर तो ये पीपी लिखा है क्वालिफाइंग एसेट, तो अगर बोलूं पीपी परचेज्ड, इज इट अ क्वालिफाइंग एसेट? नो. बट पीपी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. अब आपको देखना पड़ेगा सर कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना, and it is constructed within 1 month. Is it a qualifying? Because it is not taking substantial period of time generally, which is 1 year. समझ रहे हो? तो भाई सीधी सी बात है, जो सीधा मार्केट में जाके खरीदा जा रहा है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है. वो चाहे तुम्हारी इन्वेंट्री हो, चाहे फिक्स्ड एसेट हो, जो मर्जी हो. और जो चीज़ आप बना रहे हो, बनाते क्या हो आप? प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है. क्या कोई ऐसा स्टॉक होता है जो बहुत टाइम ले जाए बनने? कौन से? क्या लग्जरी कार्स और भी कुछ है जी? हाँ, इसरो रॉकेट ले हाई लेवल, और रॉकेट तो बहुत आगे का है. वो तो आपकी फेवरेट ड्रिंक की भी बात कर रहा हूँ, जिसको पी के आप खुद ही रॉकेट के ऊपर बैठ जाते हो. वाइन टेक्स अ लॉट ऑफ. हाँ, पूरा प्रोसेस पता है आपको.
स्प्लेंडर के मड गार्ड में तो भी 2 लगा है उनमें से। ठीक है, सो बेसिकली इफ आई से कि जो वाइन है, अब एक कंपनी है वो वाइन मैन्युफैक्चरर है, दे सेल वाइन, पर भाई वाइन बनने का प्रोसेस जो है मान लो 1.5 साल का है, तो वो वाइन बनाने के लिए और अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत महंगा, उसने लोन लिया बनाने के लिए, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। ठीक है, उसने लोन लिया, पैसा बार बार लेता है, वाइन बनाएगा, लाखों बॉटल्स बन रही है, इंटरेस्ट दे रहा होगा। अब मुद्दे की बात ये है, उस इंटरेस्ट को पीएनएल में चार्ज कर दूं या कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड करूं। सो इट डजंट मैटर इफ इट इज इन्वेंटरी और फिक्स, मैं इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं कर। अगर वो बनने में टाइम लगता है तो क्वालिफाइंग है, अगर बनने में टाइम नहीं लगता तो क्वालिफाई नहीं है। और दूसरा कह दूं, अगर मेरा बिजनेस यही है वाइन को परचेज करता हूं और बेचता हूं, नाउ इज इट अ क्वालिफाइंग एसेट? नो, इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। समझ आ गया ना आपको क्या क्राइटेरिया? सिंपल सा क्राइटेरिया ये। हाँ हाँ, नॉन क्वालिफाइंग आएगा नहीं, पर हमें पता तो होना चाहिए ना वो चीज़। मतलब पेपर में ऐसा कोई 3-4 एसेट में से 1-2 नॉन क्वालिफाइंग होंगे तो आपको बताना पड़ता है, पीएनएल में चार्ट होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इन्होंने यस उसी हिसाब से लिखा है, इंटैंजिबल एसेट, तो उसको यस क्यों लिखा है? क्योंकि मान लो कि वो बनाया जा रहा है इंटैंजिबल, बट अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खरीदो तो क्या वो क्वालिफाइंग होगा? नहीं। ठीक है बच्चे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को बोल रहे हैं, इन्वेंटरी पे पढ़ना है, यस बोल रहे हैं इफ दे रिक्वायर अ सब्सटैंशियल रिटर्न टू ब्रिंग देम टू द सेलेबल। और फाइनेंशियल एसेट को बोला जा रहा है, फाइनेंशियल एसेट हो गए शेयर, सिक्योरिटीज, ये सब नहीं। क्लियर है जी? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, एक बार नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ोगे आपको समझ आ रहा है। बातें लिखी हैं, जस्टिफाइड है लेसर पीरियड तो वो भी हो जाएगा। ये वाला क्लैरिफिकेशन कैसे, मतलब ये वाला बनाओगे, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और गूगल की जगह रादर यू शुड टेक फॉर्मूलाज या पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, वो जो बनाने में टाइम लगता है, मतलब आईपीआर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये भी लिखना है, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार ये भी बनाई लो, कोई दिक्कत नहीं। देख तू बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बनने में टाइम लग रहा है तो क्वालिफाइंग एसेट हो गया। अगर तूने लोन ले रखा है तो वो जो इंटरेस्ट का कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है हो सकता है। अगर वो परचेज का प्रोसेस 1 साल से ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर रहा है, जैसे आप बनवाते हो डीएलएफ में, कुछ पेमेंट करी कुछ करी, हो सकता है। ये तो तुम्हारा कोई टेस्ट है सैटरडे? सैटरडे इसका सैलरी करके लो, अलग से क्वेश्चन मेरा अलग से क्वेश्चन तो नाउ इसके लिए देख रहा सर, वैसे कौन सी बंदा सवाल पहले में कुछ है भाई, घर बोल रहे लिख नहीं रही, पहले में वो जल्दी चेक करो पहले शेयर सिक्योरिटीज, मतलब वो कोई इट डजंट टेक टाइम टू कंस्ट्रक्ट देम, तो इसलिए कर लिया नोट। अगली हेडिंग डालना, चलो कर लो एक बार नोट, कोई दिक्कत नहीं। इसी पुराने वाले बैच में
तो एक बार चेक तो कर ले जो लिखा है, अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं वो लिख हाँ से लेते वही हैं। देगा आपने लिखवा के देखो। टेबल नहीं बनवाई तो वैसे हाँ भाई क्वालिफाइंग एसिड सब कुछ करवा है वो मैंने पढ़ लिया भी तो भी कर कह रहा हूँ कि बैलेंस शीट बना लेते पर थोड़ा सा अलग तरीके से करवाया आपने इस बार में ऐसे मैं लिखवा रहा हूँ अभी इसको, उस टाइम पे वो था, पर मैं नोट्स अभी बनवा रहा हूँ। दो तीन चीजें कर ली है पर नोट जैसे आपने टेबल बनाई वो तो बना दी, दो तीन क्वेश्चन कर लिए सर उस टाइम। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक कर लिया। आइए अब एक बार ना हेडिंग डालिएगा, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। आई मीन ये भी देखते हैं कुछ। एक्सचेंज डिफरेंस समझते हो आप? तो बेसिकली आपके हिसाब से डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है या कम हो रहा है? तो अगर मैंने $1000 मान लो लोन ले रखा, ठीक है, तो जब मैं उनको वापस करूंगा तो उनके साथ डील डॉलर्स में होती है कि आपको वापस करूंगा या रुपीस में? डॉलर। तो जब मैं उनको वापस कर रहा हूँ, मैंने तो उनको $1000 ही वापस करने हैं, है ना। $1000 के ऊपर इंटरेस्ट होगा, पर जो भी बात होगी तो डॉलर्स में होगी। बट अगर फ्यूचर में देता जाऊंगा तो वो पर डॉलर हमेशा ज्यादा का नहीं आता रहेगा। आज 80 का है, एक साल बाद वही अगर मैंने $10 दोबारा देने अगर 100 का हुआ तो मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। तो सवाल ये है क्या वो भी बोरोइंग कॉस्ट है? आंसर इज यस। एक्सचेंज फ्लक्ट, देखो इंटरेस्ट तो मैंने देने देना। आप एक चीज समझो, एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, फिर अभी एग्जांपल आएगा, इसके ऊपर आप लिखना मत करो, सीधा एग्जांपल नोट करेंगे। आपने कितने डॉलर का लोन लिया? $1000 एंड लेट्स सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे साल का कितने डॉलर देना है? आई एम सॉरी, इंटरेस्ट कितना देना है? इंटरेस्ट तो बोरोइंग कॉस्ट है ही। ये जो $100 जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं ये तो बोरोइंग कॉस्ट है ही। लेकिन मैंने जिस दिन लोन लिया था तब $80 के हिसाब से था, आज जब मैं $100 दे रहा हूं 90 के हिसाब से है, वो तो ज्यादा जा रहा है भाई। आई मीन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को भी मैं क्या बोलने जा रहा हूं बच्चे कि वो भी मेरा बोरोइंग कॉस्ट है। और ये कैसे होगा? हाँ जी, अभी अगर 100 देंगे तो it would be 8,000, but अगर 1 year later 8,800 हो गए, तो जो 800 है वो exchange difference काउंट होगा या एक्सचेंज डिफरेंस पहले से मैं बोल रहा हूं। इज इट अ बोरोइंग कॉस्ट? यस इट इज। वो तो ठीक है, बट कैटेगरी से कुछ होगा क्या इस चैप्टर में? नहीं, कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आपके सामने थोड़ा सा एग्जांपल बड़ा है और इसको आराम से हैंडल करेंगे। आपको पता है बच्चे, डीएमआरसी ने लोन ले रखा है किससे? क्यों? यहाँ से क्यों नहीं है? यहाँ की इकोनॉमी और एग्जैक्ट। तो लोग बाहर से लोन क्यों लेते? क्योंकि उनको सस्ता हो। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। ऐसे ही गेस कर रहे हो या क्योंकि किसी को नहीं पता कोई भी रेट बोल रहा है? आपने ऐसे तो बोला 10 से रेट के लिए मेरे हिसाब से 2% या कुछ ऐसे है कुछ। मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को नहीं पता तो बोल देते। नहीं सर, आपने लास्ट टाइम बताया था हाँ? कि लास्ट टाइम बताया नॉमिनल में 5%। मतलब वो देखने वाली बात है, ठीक है, मान के चले जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लो, तो बेसिकली 2% तो वो दे रहे, ठीक है, तो उस पर तो डिस्कशन ही नहीं है। हालांकि इसमें वहां पे भी आ जाएगी बात, लेकिन क्योंकि अब मैं जब उन्हें रीपे करता हूँ मैं डॉलर्स में करता हूँ, तो कुछ फ्लक्चुएशन की वजह से भी जो मेरे को नुकसान हो रहा है वो फिगर आउट है, ठीक है। तो दोनों एंगल से होगा कि भाई अगर तूने इंडिया से लोन लिया होता तो तेरी क्या कॉस्ट होती, और अगर तू बाहर से ले रहा है तो तेरा क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फिर देखेंगे उसको, ठीक है, उसी एंगल से आप पढ़ेंगे। XYZ Limited had taken a loan of $10,000 on 1st April 2001 for a specific project at an interest rate of 5% payable annually। मेरा आपसे सवाल, प्लीज अपने रजिस्टर में लिखिएगा। सबसे पहले लोन का अमाउंट लिखिए, कितने डॉलर्स है? $10,000, प्लीज लिखिए अपने रजिस्टर में, लोन $10,000। उसके नीचे लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और डेट ऑफ लोन पे लिख लीजिए 1st April 2001।
ऑन 1st April, मतलब उसी दिन जिस दिन हमने लोन लिया, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज वर $1 इक्वल टू $1 इक्वल टू 45 रुपीज। जिस दिन मैंने लोन लिया उस दिन $1 कितने का चल रहा भाई? 45। तो जिस दिन मैंने लोन लिया उसके फैक्ट्स आ गए। मेरा आपसे सवाल, अमाउंट में बता दो आप कितने पैसे की जरूरत थी आपको रुपीज में? 4,50,000। यू वर इन नीड ऑफ 4,50,000, तो हमने बाहर से ले लिया। अब वो कह रहे हैं ठीक है, तो ये 1st April का डेटा होगा, ठीक है, सेग्रीगेट करके लिखेंगे। ऑन 31st March एक्सचेंज रेट वाज $1 इक्वल टू 48 रुपीज। प्लीज लिख लीजिएगा 31st मार्च को $1 कितने रुपए का बेटा? 48। The corresponding amount could have been borrowed by XYZ Limited in local currency at an interest rate of 11%। वो कह रहा है भाई ये जो तूने 4.5 लाख लिया ना, ये तेरे को यही मिल जाता 4.5 लाख, बस ब्याज कितना % पड़ता? ऑन 1st April 2001, यानी कि 1st April को मैंने बाहर से लोन लिया 4.5 लाख का, अगर मैं इंडिया से ले लेता तो 11% में मिल जाता। तो अब ये भी बात लिख दीजिए, लोन इफ टेकन फ्रॉम इंडिया, अमाउंट ऑफ लोन 4.5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। यहां तक नोट कर लिया? अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए और आप मुझे ये जरा बता दीजिए, आपने बाहर इंटरेस्ट दिया कितना? साल के एंड में इंटरेस्ट दोगे मान के चल रहा हूं, 31 मार्च 22 को इंटरेस्ट दोगे मान के चल रहा हूं। $10,000 था, 5% कितना हुआ? $500, और $1 कितने का पड़ रहा आपको? 48 का। तो जरा मल्टीप्लाई करिए कि ये तो देना ही देना है जी। $10,000 इंटू 5% इंटू 48, 24,000 हैज टू बी गिवन। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको पहले? अब सोचिए क्या आपको कुछ नुकसान हुआ? पहले वो चीज 45 की होती थी, आई मीन $1 45 का था, अब वो कितने का होगा? 3 रुपए का। और अभी आपका लोन कितने का चल रहा है? कितने डॉलर्स? 10,000। सो टेक्निकली आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है भाई साहब। और मैं प्रिंसिपल की ही बात कर रहा हूँ, ब्याज का तो निकाल दिया मैंने 24,000। ब्याज पे क्यों अटक रहे हो आप? ब्याज पे थोड़ा ना अटकना आप। मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ यार। $10,000 का लोन है और 3 रुपए फालतू का बढ़ गया, 30,000 का नुकसान हो गया मेरा। क्या 30,000 का नुकसान नहीं हो गया? अब मुद्दे की बात ये है, क्या ये 30,000 बोरोइंग कॉस्ट बोलूं या ना बोलूं? फॉर दैट यू हैव टू चेक योर इंटरेस्ट इन इंडिया। ये 30,000 बोरोइंग कॉस्ट है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन 30,000 का राइज कर दिया आपने। अब आप तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर मैंने यही लोन इंडिया से लिया होता तो क्या 4.5 लाख का 11% नहीं होता? क्या 49,500 मेरा इंटरेस्ट नहीं आता? क्या वही बोरोइंग कॉस्ट नहीं होता? 49,500 इज माय बोरोइंग कॉस्ट एज्यूमिंग, जिसमें से 24 तो पहले पकड़ लिया भैया, कितने की गुंजाइश और रहेगी? 25,500। बस मैं सब में लिख दूंगा। अगर तुम इंडिया में लोन लेते तो 4,50,000 का 11%, दैट इज 49। दिस इज द अपर कैप। मैं इसके ऊपर तुम्हारी बोरोइंग कॉस्ट बनने नहीं दूंगा, इसके ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हारे बोरोइंग कॉस्ट को, जिसमें से तुमने ये जो यूएसए वाले को इंटरेस्ट दिया, कितना दिया था बेटा? 24,000। और ये जो तुम एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो 30,000 का लेके चल रहे हो, पूरा थोड़ा दे दूं आपको 30,000। क्यों नहीं दोगे सर? वो बेटे 30 और 24 करूंगा 54,000, 54,000 हो जाएगा। 54 नहीं जा सकते आप। कहां तक जा सकते हो आप? 49,500 टोटल, जिसमें से 24 मैंने आपको अलाउ कर दिया। So this is your borrowing cost and this is your borrowing cost. Total 49,500 से ऊपर नहीं जाएंगे। भारत देश में जितना बोरोइंग कॉस्ट बन सकता था उतना ही विदेश के हिसाब से भी बोरोइंग कॉस्ट मैक्सिमम बन सकता है। ऐसे नहीं है कि एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के चक्कर में लाखों रुपए की बोरोइंग कॉस्ट करके एसेट की कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी।
अब बोलोगे सर बाकी का होगा क्या, पीएनएल में डाल दे भाई उसको, 30,000 में से 25,500 बोरोइंग कॉस्ट बन गया, कॉस्ट में जुड़ जाएगा, जो बच गया पीएनएल में डाल दो उसको नुकसान को, क्या दिक्कत वाली बात है? क्या समझ आया बच्चों को? ये वाला ना पॉइंट बच्चे, ये इलस्ट्रेशन में दिया हुआ पर ऐसे पेपर में ऐसे बन के आया ना, देखो ऐसे ऐसे होगा तो बोलेगा बताओ बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है? सर जैसा हमने इसे XYZ उसको निकाला है, XYZ कंपनी में कि अगर हम इससे लेते तो 11% इंटरेस्ट लगता है, तो सरकार ऐसे किसी भी कंपनी से ले सकता है प्रिस्क्राइब रेट्स होंगे, मतलब कुछ तो होगा ना कि इस बैंक से किसी बैंक से ले सकते हैं, होगा कुछ ना कुछ। ये तो ऐसे तो रेफरेंस के लिए तो कोई कहीं का भी यूज करता रहता है। मुझे बताइए क्लियर है? अब आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको समझ आ गया ना तो अब देखिए इन द अबव एग्जांपल इन द इंटरेस्ट रेट ऑन लोकल करेंसी इज अज्यूम्ड टू बी 13%। वो ये कह रहा है अगर 13% होता है इंडिया में तो कितना बोरिंग कॉस्ट होता है, आप निकाल लीजिए। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट 11, इट इज 13%। How much borrowing cost, how much is to be, how much interest and exchange difference is to be accounted as a borrowing cost? डिफरेंस 34,500 आ रहा तो 3,000 ले सकते हैं। पूरा 54 हो जाएगा ना, 54 भी कर दिए। इंटरेस्ट तो 24 है ही, इंटरेस्ट तो 24 आया हुआ था और 30 मैक्सिमम है और मेरे पास उतनी कैप तो है ही अभी, है ना, क्योंकि 30 अगर पूरा भी ले लूंगा तो 54,000 आ रहा है और हमारे पास तो कहां तक जाने की लिमिट है 58,500। समझ आया ना बच्चे क्या कर रहा हूं मैं? बना दूं क्या? नहीं वो तो सिर्फ तेरी वर्क नहीं, गेम में नहीं है उसको, ये तो तूने सिर्फ रेफरेंस के लिए बोरिंग कॉस्ट के लिए करा, रियलिटी में तो तेरा लोन बाहर से ही है ना। तो बेसिकली मैंने क्या करा बच्चे, दूसरे वाले केस में लोन तो 4,50,000 का ही है, नाउ इट इज 13%, तो भारत देश में लोन लेता तो 58,500 होता है ना बच्चे, लेकिन मैंने तो यूएस डॉलर में लिया और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट आया वो कितने रुपए आया, 24,000। और ये जो यूएस डॉलर का एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस है वो टोटल कितना है, इट इज वेल विद इन द लिमिट्स, क्योंकि ये दोनों करने के बाद भी बोरिंग कॉस्ट आ गया। तो ये सब क्लियर है? उस वाले केस में 45 के इंडियन में जाएगा ना, पुराने वाले में जाएगा। यहाँ पे कुछ हो गई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको समझ आ रहा है नहीं? जो भी बोरिंग कॉस्ट होती है that could have been a what is the expenditure, कुछ नहीं करना इसका, इनडायरेक्टली कुछ करना। मैं उसमें बोलूँगा कोई सोर्स आगे कुछ चलना नहीं आपका, यू कैन इग्नोर दैट। डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, और क्या चीज़ है भाई क्वालिफाइंग के लिए तो कैपिटलाइज कर दो, एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और अगर नहीं है तो ठीक है बच्चे, ये तो हम लिख भी चुके हैं। ओके बस एक इजी वाले कराऊंगा, ऐसा लंबा वो नहीं करेंगे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, अगर एक बात चले, हाँ नहीं नेक्स्ट क्लास एक और चलाएंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। PRM Limited has obtained a loan from bank for 120 lakhs। चलिए लोन लिया है जी बैंक से, कितना रुपए का, और कौन सी डेट को लिए, 30/4/2001। It was utilized as follow for construction of shed। देखो ऐसा तो नहीं होता ना जितना भी लोन है सारे ही क्वालिफाइंग के लिए हो, तो वो अलग अलग पर्पस के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड क्या लग रहा है आपको, कंस्ट्रक्शन वाले को क्वालिफाइंग बोलूं या ना बोलूं? हाँ मतलब आप कह रहे हो मार्च 2002 में खत्म है तो 1 साल पर वो क्वालिफाई नहीं मान के चलो, ठीक है ना। देन परचेज ऑफ मशीनरी नहीं, क्योंकि एक तो परचेज ही लिखा हुआ है,
और मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड, ठीक है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, परचेज इधर। वर्किंग कैपिटल ये डे टू डे पैसे के लिए कैपिटलाइज्ड हो गए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डे टू डे के एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, कितने रुपए का देखेंगे एक बार। और वो क्या कह रहे हैं? डिलीवरी ऑफ ट्रक वाज नॉट रिसीव्ड। कहने मतलब ये आपका टोटल लोन है 120 लाख का, कहाँ कहाँ लगे ये बाइफर्केशन पूरा 120 बन रहा है, और तुम्हारा टोटल ब्याज कितना है? 18 लाख। अब सवाल ये कितने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करूं और कितने इंटरेस्ट को पीएनएल में डालूं? तो क्या कहते हो आप, एक बार निकालना, कैपिटलाइज कितना करूं? 18 लाख अगर 120 लाख के ऊपर है तो कैपिटलाइज वाले में कितना है, कैसे आएगा? 50 वाला न्यू लिखो। 7,50,000। ट्रक को नहीं लिया, अलग कुछ एग्जाम्पल में ट्रक को ले भी लेगा ये, क्योंकि मतलब वो फिर वो वाली बात आ जाती है कि एजम्पशन बेस्ड चल रहा होगा, पर अभी तक अपना कॉन्सेप्ट वही रखता है, भाई परचेज कर रहा था हमने नहीं, ठीक है। क्लियर बच्चे? डन है वाला? ओके, बस एक दो पॉइंट और। हाँ, अच्छा वो लोन दिखाना पड़ेगा यार कि ये बच्चा वो लोन क्लियर जाए, लिख देगा तो सही है ना। समझ रहे? ये वाला तो बड़ा एग्जाम्पल है। देखो परचेज, हाँ वो तो इंस्टीट्यूट हर बार वही चीज ही कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में अगर स्पेसिफाई ना करें कितने मंथ से, तो हम कर ले रही है, अगर 2 मंथ से रह रहा है। हाँ, अब जी इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िएगा और आंसर एक बार बस एक आध इलस्ट्रेशन और है, सेट है फिर कहानी। अच्छा सॉरी, सॉरी। क्या बोल रहे हैं बच्चे? ये भाई कंपनी में इन्वेस्ट करे शेयर्स में, और वो कंपनी कोई प्रोजेक्ट कर रही है, तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट को क्वालिफाइंग बोल दिया जाएगा? नहीं भाई, ऐसे कैसे बोल दिया जाएगा? आप तो एज इन्वेस्टर हो ना, आपने तो इमीडिएटली परचेज कर लिए, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं। क्लियर है बच्चे? एक क्वेश्चन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड और बस फिर सेट है कहानी। इलस्ट्रेशन 3 स्क्रीन पर देखते हैं कि आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एक बार ट्राई करना और बस डन है। $406 लाख के ऊपर तो क्वालिफाइंग माना जाएगा, है ना, कि वो कैपिटलाइज होगा। और 58 लाख जो एडवांस टू सप्लायर्स है फॉर एडिशनल एसेट्स,
मेरे हिसाब से भी नहीं माना जाना चाहिए। तीसरा होगा ही नहीं। और तीसरा तो वर्किंग कैपिटल है बच्चे, तो भी नहीं होगा। तो वैसे कितना, हाउ मच इज टू बी कैपिटलाइज? हाँ हाँ अमाउंट बताना है। 36 पॉइंट। पर बेटे दिक्कत वाली बात ये हुआ भाई, 58 को भी इन्होंने क्या मान लिया। लैंग्वेज से तो पता नहीं लग रहा था, लेकिन मुद्दे की बात इतनी है, पेपर में अगर ये सवाल आए तो आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से करना पड़ेगा। सर ये कैसे अभी इसी क्वेश्चन में लेगा कि हर चीज में ले रहा है एडवांस टू सप्लाई? कभी भी कुछ भी कर लेता है ये देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ एक बार हो जाओ। हाँ अच्छा लिखा है ना, ये आपको यही समझा देगा। वो दोनों चीजें बोल रहा है यहाँ पे। रिगार्डिंग परचेज ऑफ एडिशनल नोट के अंदर आप देखो, द नेचर हैज बीन कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट, तो उन्होंने एज्यूम करे, वो कह रहा है ऑल्टरनेटिवली द प्लांट एंड मशीनरी एंड द एडिशनल एसेट मे बी assumed to be non qualifying asset on the basis that renovation will not take substantial period of time. In that case the entire amount of interest will be recognized. अरे तो मिडवे छोड़ दिया ना बात को, ठीक है ना, तो वो वाली चीज है, सब डाल सकते हैं, मतलब नहीं। ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही करें। तो पेपर में अगर कंफ्यूजन है तो अलग चीज होती है कि वो आप जो अटक रहे हो वो सही अटक रहे होगा, लेकिन बच्चे जो मॉड्यूल का क्वेश्चन होता है, जब मॉड्यूल ने कोई ट्रीटमेंट कर दिया वो तो आपको वैसे ही करना। बताइए क्लियर है सर? तो ठीक है सर जी, आपकी मेरे हिसाब से एक लेवल पर AS16 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नेक्स्ट क्लास में बस हमारा 1-1.25 घंटे के अंदर बच्चे वाला कंप्लीट होता है, ठीक है सर? तो इतना ही रखते हैं और मिलेंगे बहुत ही जल्द। अरे थर्सडे का ना, थर्सडे बच्चों क्लासेस का मेरा मुश्किल है। एक तो वैसे छठ पूजा कितने बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, बट रीजन छठ पूजा का नहीं है, उस दिन रुद्रांश का बर्थडे भी है, तो मैं होऊंगा नहीं उस दिन, मतलब बाहर हाँ अरे बस कर भाई, डीजे को जाने भी दो, मेरे इधर ही लगवा दो जिसको खाने पीने वाली। सर डीजे बना दो, लेकिन इस बार डीजे दूसरा था ये नहीं सही था, इस बार अच्छे गाने लाए थोड़े थोड़े अलग चला गया था वो। अच्छा हाँ जी मैडम। सर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग है क्या आपकी? हाँ मैडम भेज दूंगा। आप सर मेरे रिप्लाई भी कर दीजिए मैसेज ठीक है, दोबारा एक बार भेज देना बस उस पर, मैं आज भेज दूंगा बच्चे। मैं स्पैम कर दूंगी सर फिर मैसेजेस। स्पैम? हाँ सर, आप कुराल को वो आपको कॉल करता है, याद से उसको दूसरे दिन क्लास में कॉल कर रहे हैं, मतलब बायोस डोरियो से रहा। मेरे से बहुत चलती है। वो रॉयल एनफील्ड गैंग होता है। तेरे को नोएडा के मारूंगा मैं। बताओ। नहीं मैम, आप एक बार मैसेज कर दो, मैं आपको मुझे पता नहीं था। ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल को ध्यान नहीं दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया? हाँ जी वृंदा जी हो गया ना ये? चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। और आज हर स्किप उतर गई, हर स्किप उतर गई। पर ये